So hello guys, in this series of human physiology for NEET 2025 we are going to revise chapter locomotion and movement। ये सीरीज़ का थर्ड चैप्टर है। इससे पहले मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज और उसके अलावा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है। इस चैप्टर को बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैं कोशिश करूँगा इसको 30 to 40 मिनट्स में रैपअप करने का। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं सारे इसमें बता दूँगा। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग जो जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं वो ही मैं इसमें बता दूंगा। इसमें कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी दो क्वेश्चन आता है, लगभग 4 से 8 नंबर का ये है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। व्हाट इज लोकोमोशन? सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकोमोशन का मतलब क्या है एंड मूवमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं? ठीक है, तो लोकोमोशन क्या है? ये इट इज़ अ वॉलंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन अ लोकेशन। ठीक है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। देखो कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसके वजह से लोकेशन चेंज हो जाए आपकी, वो क्या कहलाती है? लोकोमोशन। जैसे पैर जब चलते हैं आगे पीछे, पैरों की मूवमेंट हुई तो आप आगे पीछे होते हो तो लोकेशन चेंज होती है ना, तो वो होती है लोकोमोशन। बट इसने क्या बोला कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। पर अगर आप अपने हाथ की उंगलियों को वहीं पर मूव करते रहें तो हाथ तो वहीं पर है, तो क्या ये लोकोमोशन हुआ? नहीं। लोकोमोशन तब कहलाएगा, कोई मूवमेंट लोकोमोशन कब कहलाएगा? कोई मूवमेंट लोकोमोशन सिर्फ तब कहलाएगा जब क्या चेंज हो? लोकेशन चेंज हो। तो लोकोमोशन और मूवमेंट दो अलग अलग वर्ड है। अगर मूवमेंट की वजह से लोकेशन चेंज हो तो लोकोमोशन, क्योंकि वो लोकेशन वर्ड आ रहा है, लोको लोकेशन। और अगर सिर्फ मूवमेंट हो जिससे लोकेशन चेंज ना हो तो ओनली मूवमेंट। सो द स्टेटमेंट इज ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, क्योंकि लोकोमोशन जब होगी तभी मूवमेंट तो होगी, पर साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, लोकेशन भी चेंज हो रही होगी, और जहाँ पे सिर्फ मूवमेंट हो रही होगी वो मूवमेंट कहलाएगा। सो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार यहीं से क्वेश्चन आया है ऐसा रीजन। बोथ आर इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जाम्पल जो पैरामीशियम है, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। हाइड्रा यूज टेंटेकल फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड फॉर लोकोमोशन। लिम्स हेल्प, लिम्स हम लोग का, लिम्स हेल्प टू चेंज बॉडी पॉस्चर एंड फॉर लोकोमोशन। पॉस्चर भी चेंज किया लेकिन हमारी लोकेशन तो मूव नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब टाइप ऑफ मूवमेंट्स, मूवमेंट्स के कितने टाइप्स है बॉडी में? ठीक है, तो मूवमेंट्स होते हैं कितने तरह का। पहला होता है एमीबॉइड मूवमेंट। सीधा याद रखना, एमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है? अमीबा शो करता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, है ना। उसके अलावा कौन सा होता है? सीलियरी मूवमेंट होता है। सीलियरी में क्या होता है? सीलियरी मूवमेंट किसी सीलिया के थ्रू होता है। इसका एग्जांपल क्या याद रखना है तुम लोगों को? सीलियरी मूवमेंट ऑफ ट्रेकिया। हाँ, ट्रेकिया जो होती है हमारी बॉडी में, जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर क्या होती है? सीलियरी सेल्स होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है एयर की। ठीक है, उसके अलावा ओविडक्ट, अगर फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? सीलिया होता है, वही जो है पुश करता है ओवा को आगे पीछे जाने के लिए, फॉर पैसेज ऑफ द ओवा, फॉरेन सब्सटेंसेस को बाहर निकाल। जो खांसी आती है तो क्यों आती है? सीलिया जो है बाहर की तरफ पुश कर रहा होता है, विंड पाइप में जो चला जाता है फॉरेन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा होता है मस्कुलर मूवमेंट, जो हर कोई करता है भाई, जो मसल्स के थ्रू होता है, जिसमें मूवमेंट ऑफ लिम्स है। ठीक है, उसका आता है फ्लैजिलर मूवमेंट। एक होता है सीलिया, दूसरा होता है फ्लैजिलस। फ्लैजिला छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फ्लैजिला लंबे लंबे होते हैं, बहुत कम होते हैं। नंबर कम होगा, लेंथ ज़्यादा होगी, उनकी लेंथ कम होगी, नंबर ज़्यादा होगा। सो द फोर्थ टाइप ऑफ मूवमेंट इज फ्लैजिलर मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट क्या कहती है? हेल्प्स इन स्विमिंग। फ्लैजिला जो होता है स्विमिंग में, प्रोटोजोआ में क्या होता है? फ्लैजिला होता है, मेंटेन। एग्जाम्पल है ह्यूमन। फिर आता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। अब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है, इसकी जो सबसे मेन की वर्ड्स है जो मैंने सब टिक कर रखा है। कैसा होता है? क्या होती है? मसल्स होती हैं जिसका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल है। 40 to 50% बॉडी वेट किसका बना हुआ है? मसल्स का होता है। हमारे में चार प्रॉपर्टी मसल्स की बेसिकली चार प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी? एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा मसल जो होती है लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह की होती है: स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। कार्डियक मतलब जो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, सीधा सीधा याद रखो। विसरल मतलब जो ऑर्गन्स के साथ है हमारी बॉडी के अंदर। और स्केलेटल का मतलब जो मसल्स के साथ है। ठीक है, बोन्स के साथ जो है स्केलेटल सिस्टम जो है, बोन वाला सिस्टम होता है, बोन्स के साथ जो मसल्स है। तो स्केलेटल मसल होती है, स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, स्ट्राइशंस होती है, लाइनिंग्स होती है बीच में ऐसे। ठीक है, स्ट्राइशंस, ये स्केलेटल का ही है बेसिकली डायग्राम। ठीक है, वॉलेंट्री होती है, मतलब आपके कंट्रोल में होता है, आपके हाथ पर आपके कंट्रोल में होते हैं, तो आपके कंट्रोल में होती है। ब्लड सप्लाई कैसी होती है? रिच, काफ़ी खून होता है, क्योंकि भाई मूवमेंट, दौड़ना भागना। फेटीग मसल होती है, थक जाती, फेटीग हो जाता है, पेन होता है। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि काम ज़्यादा करना पड़ता है। और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है।
विसरल में भाई स्ट्राइएशन सबसे पहली बात एब्सेंट होती है, इनवॉलेंट्री होती है। आपको क्या पता आपके पेट के अंदर की जो मसल्स है वो क्या कर रही है, स्टमक की मसल्स क्या कर रही है, आपको चल रहा है नहीं चल रहा है पता। ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा पुअर होती है, थकती कभी है नहीं। क्या कभी थकता है पेट हमारा अपने काम से? नहीं थकता। थकता भी तो हमें पता नहीं चलता। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस होता नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। जो हार्ट की जो मसल्स होती है उसमें भी स्ट्राइएशन होता है, वो भी तो धक 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 24 घंटे उसको पंप करना होता है ब्लड। कार्डियक में दोनों की प्रॉपर्टीज़ है। कार्डियक में स्ट्राइएशन प्रेजेंट है तो किसकी जैसी हो गई वो? स्केलेटल की तरह है। कार्डियक में इनवॉलेंट्री है, कार्डियक में हमारी कंट्रोल में नहीं है। क्या आपकी जो क्या आप अपनी दिल की जो धड़कना है क्या उसको रोक सकते हो अपने अकॉर्डिंग? हार्ट की मसल्स को नहीं रोक सकते, इनवॉलेंट्री होता है वो, आपके कंट्रोल में नहीं है वो। जो चीज़ के कंट्रोल में ना हो उसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है। ब्लड सप्लाई उसकी भी रिच है, फैटिक उसमें भी नहीं थकती, वो भी नहीं है, न्यूक्लियस उसमें भी नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होता है। ये काम तो करना पड़ता है। 5 लीटर ब्लड है हमारी बॉडी में जिसको ऊपर नीचे करना है 1 मिनट में, कितना काम करना पड़ता है। अब हमें बेसिकली स्ट्रक्चर क्या देखना, चैप्टर का नाम क्या है? लोकोमोशन। तो मतलब हमें कौन सी मसल्स देखनी है जिसके हम चलते फिरते हैं, मतलब स्केलेटल। तो स्केलेटल मसल जो होती है कैसी होती है? स्ट्राइटेड होती है उनका दूसरा नाम। अब हम स्ट्राइटेड मसल देखेंगे पूरी, और फिर मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कैसे मूवमेंट होती है। तो स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। किसका बना होता है? मसल बंडल्स का। उन्हें क्या कहा जाता है? फेशिया कहा जाता है उन मसल बंडल्स को। ये है एक फेशिया कंप्लीट, ठीक है। ये जो एक डायग्राम है ये पूरा एक फेशिया है। ये दिस इज कंप्लीट फेशिया। गोल होगा बिल्कुल, हमने आधा काट दिया है ताकि हम लोग को आधा अंदर से दिख सके कैसा होता है, ठीक है। तो जो हमने एक फेशिया देखा, टुगेदर बाई कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर फेसिया। तो एक फेसिकल होता है। फेसिकल किससे कवर्ड है? फेशिया से कन्वर्ट है। तो फेशिया के अंदर कितने फेसिकल्स है अगर ध्यान से देखा जाए? तो ये रहा एक फेसिकल, दूसरा फेसिकल, तीसरा फेसिकल, चौथा फेसिकल, और ये पांचवा फेसिकल, ठीक है। अब इन फेसिकल्स के अंदर आपको ये पिंक पिंक सी रोज दिख रही है, पिंक 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 पिंक। उन रोज को बाहर निकाल दिया है यहाँ पर। अब इन रोज के ऊपर ब्लड सप्लाई दिख रही होगी, तो हमें सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। ईच फेसिकल कंटेन मैनी मसल फाइबर्स। हर फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। तो मसल फाइबर जो होते हैं वो लाइंड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिन्हें क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा। और उनके अंदर क्या होता है? सार्कोप्लाज्म। कौन सा फ्लूइड होता है? सार्कोप्लाज्म होता है। जो एक मसल फाइबर है, ये छोटा वाला सबसे पहला था, ये इसके अंदर था, ये इसके अंदर था एक और, तो हमने इसे बाहर निकाल लिया है और हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक है, ईच मसल फाइबर कंटेन मायोफिलामेंट्स। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मायोफिलामेंट्स होते हैं, जिन्हें मायोफिब्रिल्स भी कहा जाता है। ईच मायोफिब्रिल जो होता है वो अल्टरनेट डार्क, जिसको एनाइसोट्रोपिक कहा जाता है या फिर ए बैंड कहा जाता है, एंड लाइट आइसोट्रोपिक या आई बैंड कहा जाता है, इसका बना होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है वो एक, ठीक है। तो अल्टरनेट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट से बना हुआ है। तो जो डार्क है क्या है? एनाइसोटोपिक ए बैंड। जो लाइट है ये क्या है? आइसोटोपिक और आई बैंड, ठीक है। इधर आ जाओ, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू फाइब्रस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्यों ऐसा क्यों है? डार्क और लाइट दो तरह की प्रोटीन पाए जाते हैं। जो थिन है एक्टिन फिलामेंट, और थिक जो है वो मायोसिन फिलामेंट। कौन कौन से? एक थिन है एक्टिन और एक थिक है मायोसिन। तो आई बैंड जो है, जो लाइट से है, वो किससे बने? एक्टिन से बने, कम वाले से, पतले वाले से। और जो ए बैंड है डार्क वाले, वो किससे बने? दोनों, उसके अंदर दोनों होते हैं, एक्टिन भी होते हैं और मायोसिन भी होते हैं। दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। ध्यान से देखो कैसे अरेंज है, पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। पैरेलल अरेंज है एक दूसरे के। अब देखो, ए बैंड बियर्स अ लाइट मिडल रीजन कॉल्ड एच बैंड, ठीक है। जो ए बैंड जो होता है, ये देखो, ये रहा ए बैंड। पहले मैं इसमें दिखा देता हूँ, फिर इसमें यही चीज़ यहाँ, ये ओरिजिनल डायग्राम है और ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये है ए, देखो इसके बीच में ये लाइट कलर दिख रहा है, ये जिसे कहा जाता है एच जोन। तो ए बैंड में जो है, ए बैंड के मिडिल में क्या होता है? एच बैंड होता है, जो कैसा बना है? सिर्फ मायोसिन का बना हुआ है। तो ओनली मायोसिन का बना हुआ है। तो अ थिक डार्क लाइन, जिसको क्या कहा जाता है? एम लाइन कहा जाता है, वो रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द एच जोन। तो जो सिर्फ ए का बना है वो ए, जो सिर्फ डार्क है वो ए है। ए के बीच में एक लाइट एरिया है जो एच जोन कहलाता है, जो किसका बना है? सिर्फ मायोसिन का बना है। उसके बीच में एक लाइन जाती है, उसे क्या कहा जाता है?
एम लाइन, और वो कैसी दिखती है, डार्क दिखती है। इतनी सी बात इसमें कहा गया है। तो ये है आपका ए जोन, ठीक है। ए के अंदर एक डार्क एरिया, लाइट एरिया है, एच जोन, इसके अंदर एक लाइन जाती है जो क्या कहलाती है, एम लाइन। इसको आप डायग्राम में देख लेना। जो आई बैंड है, इट्स बाइसेक्टेड बाय अ डेंस डार्क बैंड कॉल्ड जेड लाइन। रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। दस दे आर द what is the functional and structural unit? The functional and structural unit of contraction of muscle is a sarcomere, and the sarcomere is the region between two z lines. और z lines कहाँ से जाती है, z lines दो आई बैंड्स के बीच में से जाती है। अब आओ समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक ये पूरा आई बैंड और ये पूरा आई बैंड, इन दो आई बैंड के बीच में एक जेड लाइन और एक जेड लाइन। अब इस एक जेड लाइन के बीच का जितना भी ये हिस्सा बना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आ गया समझ में। अब जल्दी जल्दी आ जाओ, स्ट्रक्चर देखो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमने पढ़े, एक्टिन और मायोसिन। पहले हम एक्टिन देखेंगे। तो एक्टिन जो है वो दो फिलामेंट का बना हुआ है, ठीक है। एफ एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन। तो जो एक्टिन प्रोटीन है वो किसकी बनी हुई है, दो फिलामेंटस एफ एक्टिन प्रोटीन की बनी हुई है। दो फिलामेंट जो कैसे जुड़े हुए हैं, हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स ये देखिए हेलिकल फॉर्म में है ना। अब ये जो गोल गोल सा है ना, ये एक एफ एक्टिन, ये गोल गोल सा है दूसरा एफ एक्टिन, दोनों जो है हेलिकल फॉर्म में जुड़े हुए हैं। तो क्या बना हुआ है आपका एफ, ठीक है। तो एफ एक्टिन जो हाँ, इसमें जो ये एक एक गोल है इसे कहा जाता है ग्लोबुलर एक्टिन। तो जितना ये जो एक एफ एक्टिन है वो किसका बना हुआ है, कई सारे ग्लोबुलर एक्टिन का बना हुआ है, मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन का। और जब दो एफ एक्टिन, तो फिलामेंट कैसे बनता है, ग्लोब्यूल्स जुड़ के फिलामेंट बने, तो क्या कहला है, फिलामेंटस एक्टिन। और जब दो फिलामेंटस एक्टिन हेलिकल में जुड़े तो क्या बन गया, एक्टिन बन गया। जो एक्टिन में एक तो दो और प्रोटीन होते हैं, दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन, दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। ये जो रस्सी जैसा है ये है ट्रोपोमायोसिन, और जो गोल गोल से छोटे छोटे से हैं ये दीस आर ट्रोपोनिन। तो टोटल कितने प्रोटीन हो गए, 3 हो गए। फिलामेंटस एक्टिन जो बना किससे, ग्लोबुलर एक्टिन से। तो फिलामेंटस एक्टिन की हेलिकल स्ट्रक्चर के ऊपर एक थ्रेड लाइक प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन, और दो छोटे छोटे मोती जैसे प्रोटीन है ट्रोपोनिन। तो टोटल 3 प्रोटीन मिला के क्या बना देते हैं, कंप्लीट एक्टिन प्रोटीन बनाते हैं। द टू फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन अलॉन्ग द ग्रूव्स ऑफ द अफेक्टिंग डबल हेलिक्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक हेलिक्स है इसका, किसका, एफेक्टिन का, उसके जो ग्रूव्स हैं बीच में जो है ना, दो रस्सियों के बीच में जो डोरियों के बीच में जो रास्ता है, गड्ढा, उन गड्ढों के थ्रू दो और ट्रोपोमायोसिन निकल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन की बेसिकली कितनी है, 3 सब यूनिट्स हैं, 3 गोले थे। इट इज सीन एट रेगुलर इंटरवल। ये रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं। किस पर होते हैं, फिलामेंटस एक्टिन पर नहीं होते हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं। इन रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिंग। तो अब देखते हैं मायोसिन प्रोटीन, ठीक है। तो जो मायोसिन फिलामेंट है ये मायोसिन, ईच मायोसिन फिलामेंट इज अ पॉलीमर ऑफ मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड मीरोमायोसिन। तो कई सारे मीरोमायोसिन मिलकर क्या बनाते हैं, मायोसिन बनाते हैं। अब देखो ये कैसे दिखता है। अब जो एक मीरोमायोसिन है उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है LMM और एक होता है HMM, ठीक है। हैवी मीरोमायोसिन HMM, या फिर उसको क्रॉस आर्म कहते हैं। दिस इज द HMM, क्रॉस आर्म जैसा स्ट्रक्चर है। और LLM लाइट मीरोमायोसिन, इसे कहा जाता है टेल कहा जाता है। तो दिस इज द LLM एंड दिस इज द HMM, ठीक है। इसका जो ये हेड वाला पार्ट है, ये क्या है, इसका जो हेड पार्ट है इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या है, एक ATPase एंजाइम है, एक्टिव ATPase एंजाइम एंड एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एक्टिन। एक्टिन आके इससे बाइंड करता है, उसके लिए साइट है। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म के लिए जो थ्योरी है जिसके बेसिस पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ मसल फाइबर अकर्स बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट। तो क्या ये कहती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल का वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है थिन फिलामेंट की थिक फिलामेंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि वही जो थिन फिलामेंट है एक्टिन, उसकी बाइंडिंग साइड कहाँ पे है, थिक फिलामेंट पे। तो वो थिन जो फिलामेंट है वो थिक से आके जुड़ता है और फिर स्लाइड करता है। जब वो स्लाइड करता है तो फिर मसल्स में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब हम ये कैसे होती है यही देखेंगे, ठीक है। तो जो स्टेप्स है इसके वो दिए हुए हैं। सबसे पहले इम्पल्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा CNS से, वो रीच करेगा कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसको क्या कहा जाता है, मोटर एंड प्लेट। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट, और किसके थ्रू आता है ये, वाया मोटर न्यूरॉन।
तो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इट इज़ द साइनैप्स बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा. सार्कोलेमा इज द लेयर, याद है, ऑफ मायोफिब्रिल ऑफ मसल फाइबर. तो मोटर न्यूरॉन फॉर मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर क्या कहलाता है? मोटर यूनिट कहलाता है. ये याद रखना कि व्हाट इज मोटर यूनिट. इज मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर इज मोटर यूनिट. अब देखो, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उसमें से क्या रिलीज होता है? न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. It generates an action potential in the sarcolemma that spreads through the muscle fiber. अब जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया तो जो सिनेप्टिकल वेसिकल्स होता है उसमें से एक एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है. तो जैसे ही वो रिलीज होता है तो फिर दोबारा जैसे वो पहुंचता है कहाँ पर? न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन पर रिलीज होता है तो एक्शन पोटेंशियल बनता है. एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो पूरे मसल में फैल जाता है. करंट जो होता है पूरे मसल में फैल जाता है, जिसकी वजह से रिलीज होता है किसका? कैल्शियम आयन का. कहाँ से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. सब सार्कोप्लाज्म है तो सार्को मसल के बोन्स में सार्को वर्ड यूज हो जाता है. तो बोन्स का ही लेयर सार्कोलेमा, उसके अंदर का जो फ्लूइड सार्कोप्लाज्म, और उसके अंदर के जो ऑर्गन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब तो ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने कहते हैं. तो तो अगर मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा. तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्ने होते हैं जो किसमें होता है? सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा. उसमें से क्या निकलेगा? कैल्शियम निकलेगा. अब कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम जाके बाइंड हो जाएगा किस पे? ट्रोपोनिन पे. याद करो ट्रोपोनिन कहाँ था? ट्रोपोनिन याद है, एक्टिन के ऊपर जो छोटे छोटे 3 मोतियाँ लगे हुए थे वो क्या थे? ट्रोपोनिन. वहाँ से जाके कैल्शियम बाइंड हो गया. जैसे कैल्शियम बाइंड हुआ है, ठीक है, तो द जेड लाइन. तो यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी टूटेगी किसमें? एटीपी प्लस पीआई में टूटेगी. एटीपी बाइंडिंग साइट थी, वहाँ एटीपी बाइंड होगी तो एटीपी किसमें टूटेगी? एटीपी और पीआई में टूटेगी. तो मायोसिन का जो हेड होगा वो बाइंड कर जाएगा किससे? एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज. तो मायोसिन का जो हेड था वो एक्टिन पे जाके लग जाएगा, क्योंकि एक्टिन पे भी तो जैसे ही कैल्शियम आया था तो कैल्शियम ने एक्टिन की साइट ओपन कर दी थी जो मायोसिन से जुड़ने वाली थी. फिर एटीपी आई, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एटीपी टूटा तो उसे एनर्जी मिली. उस एनर्जी से क्या करा कि और एटीपी कहाँ पे थी? याद करो कि मायोसिन का जो हेड था वो एटीपीएस था. तो वहाँ पे एटीपी आई, टूटी, एनर्जी मिली. एनर्जी मिलती एक्टिव मायोसिन का जो हेड था वो जाके कहाँ से किससे जुड़ गया? एक्टिन के साइड से, जहाँ पे मायोसिन अटैचमेंट साइट थी, और उसका क्रॉस ब्रिज बन गया. ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया समझ में? क्रॉस ब्रिज बन गया. एटीपी आया, इसमें टूटा, कैल्शियम ने यहाँ पे अनमास्किंग करी, और अब ये जाके इससे बाइंड हो गया तो क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज बन गया. मायोसिन का हेड जाके एक्टिन फिलामेंट पे लग गया. अब जैसे ही होगा तो दिस पुल्स एक्टिन फिलामेंट. अभी एक्टिन फिलामेंट को पुल करेगा इन बोथ साइड, फॉरवर्ड बैकवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड. एक्टिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप सो एच जोन गेट डिसअपियर. अब यहाँ पे आओ. अब जैसे ही ये काम हुआ, ठीक है, तो ये जो एच जोन था ये रहा एक्टिन, ये रहा मायोसिन. अब ये इस पे आके ना ऐसे जुड़ गया है, ऐसे जुड़ गया है. अब जब ये इसको इधर खींचेगा या इधर को इधर खींचेगा तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा. कभी ये इधर की तरफ आएगा, कभी ये इधर की तरफ जाएगा. तो जो एच जोन है ये छोटा बड़ा होता रहेगा अपने आप अकॉर्डिंगली. देखो नीचे दिखा भी रखा है, देखो छोटा हुआ, खत्म हो गया. क्यों? क्योंकि जब से ये दोनों पास आएंगे, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो एक दूसरे पर क्या कर लेंगे? ये ओवरलैप कर लेंगे. ठीक है, तो एच जोन डिसअपियर. पर जो जेड लाइन थी, जेड लाइन तो क्या हुआ? जेड लाइन जो थी अटैच टू द एक्टिन, दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर था, पुल इनवर्ड. ये भी जेड लाइन है. जब ये दोनों इधर की तरफ खींच रहे हैं तो जेड लाइन भी तो खींचेगी. तो दो जेड लाइन के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. देखो यहाँ पर कितना था, ये देखो, ये देखो. तो ये एरिया जो था अगर ध्यान से देखा जाए कम हो गया. एच लाइन डिसअपियर, जेड लाइन डिक्रीजेस. एच लाइन डिसअपियर, जेड लाइन डिक्रीजेस. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एच लाइन डिसअपियर हो जाती है, जेड लाइन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कॉजिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर. और ओवरऑल जो सार्कोमियर था वो किसका था? दो जेड लाइन के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है. फंक्शनल यूनिट वो कैसा हो गया? शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया. यही क्या कहलाया? कॉन्ट्रैक्शन कहलाया. ठीक है, द आई बैंड गेट शॉर्ट एंड आई बैंड छोटा हो गया, लेकिन जो ए बैंड था उसकी हाइट उसका वो रिटेन रहा. कैसे रिटेन रहा? अब देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आई ये कह रहा है कि आई छोटा हो गया और एच जो है और ए सेम रहा, तो ये है आई. अभी आई कहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक है ना. ठीक है, और ये जो डार्क वाला है अंदर, ये है तुम्हारा ए. जब ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ हुई तो यही तो उसके ऊपर आया ना. ये तो इतना ही है अभी भी.
पर आई जो पहले यहाँ से था फिर वो इतना हुआ और अब फिर वो इतना हो गया, तो आई बैंड डिक्रीजेज, ए बैंड सेम, आई बैंड डिक्रीजेज, ए बैंड सेम, एच जोन डिक्रीजेज, जेड लाइन सॉरी एच जोन खत्म डिसअपियर, जेड लाइन डिक्रीजेज, जेड डिक्रीजेज तो आई डिक्रीजेज बट ए सेम। फिर दोबारा क्या होगा, जैसे ही मायोसिन रिलीजेस एटीपी एंड पीआई इट गोज बैक एंड रिलैक्स, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। फिर दोबारा एटीपी, जैसी एटीपी टूटी एनर्जी निकली ये काम हुआ, लेकिन दोबारा फिर क्रॉस ब्रिज हट गया, फिर नई एटीपी आई, फिर ये काम बार बार होता रहेगा, बार बार लगना जुड़ना लगना जुड़ना लगना जुड़ना। और इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और मूवमेंट। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द अबव प्रोसेस ऑफ द रिपीट एंड फर्दर स्लाइडिंग। व्हेन कैल्शियम आयन पंप बैक टू द सर्व, और ये कब तक होगा, जब तक इंपल्स मिलता रहेगा। जैसे ही इंपल्स मिलना खत्म हुआ, कैल्शियम दोबारा जो इंपल्स मिलने पर जो कैल्शियम रिलीज हुआ था सारा कैल्शियम वापस जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम वापस जाना शुरू हो जाएगा तो जो अनमास्किंग हुई थी मायोफिब्रिल की, ट्रोपोमायोसिन की, वो अनमास्किंग में दोबारा क्या हो जाएगी, मास्किंग, मतलब कवर लग जाएगा। जैसे ही कवर लग जाएगा तो साइड छुप जाएगी, साइड छुप जाएगी तो फिर वो काम हो नहीं पाएगा। एक्टिन फिलामेंट आर अगेन मास्क, जैसे मास्किंग होगी, ठीक है। एज द रिजल्ट जेड लाइन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड रिजल्ट्स इन रिलैक्सेशन। मास्किंग हो गई ना तो साइड अटैचमेंट तो छुप गई तो अटैचमेंट हो नहीं पाएगी, तो क्या होगा, दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा तो मतलब रिलैक्सेशन हो जाएगा। द रिएक्शन टाइम ऑफ दिस वेरी इन डिफरेंट मसल, अलग अलग मसल का अलग अलग रिएक्शन टाइम है, कितनी देर में ये प्रोसेस होती है। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, और यही काम बार बार होगा तो क्या जम जाता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मसल फैटीग कहा जाता है। पैरों में जो दर्द होता है, अगर रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे क्या होने की बॉडी में क्या जम जाता है, उस मसल में लैक्टिक एसिड, और उससे क्या होता है, मसल फैटीग होता है। दिस इज ड्यू टू एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। याद करो हमने पढ़ा था ना, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है एरोबिक और एनारोबिक होता है। अब मान लो तुम जो अगर जब तुम दौड़ते हो तुम्हारे पैर में क्यों दर्द हो रहा होता है, दर्द इसलिए हो रहा होता है कि तुम्हें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो फिर बॉडी में जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है, और जब ग्लाइकोजन टूटता है तो फिर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। वही लैक्टिक एसिड जमा होता है तो जोड़ों में पैरों में दर्द होता है। अब मसल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, रेड मसल्स एंड वाइट मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर्स और वाइट, सीधे सीधे याद रखो मायोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन है वैसे मसल का क्या है, मायोग्लोबिन है। ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है लाल कलर का, ज़्यादा मायोग्लोबिन तो दिखेगी कैसे, लाल, तो रेड कलर्ड। कम मायोग्लोबिन तो कैसी दिखेगी, कम लाल, तो कम लाल को यहाँ पे क्या बोला गया है, सफ़ेद बोला गया है, वाइट। ज़्यादा मायोग्लोबिन है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, एरोबिक रेस्पिरेशन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। लेस माइटोकॉन्ड्रिया है और एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्शन कैसी होती है, स्लो होती है बट सस्टेन्ड रहती है, बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। इसकी फास्ट होती है बट शॉर्ट टाइम रहती है। अच्छा, हमारी आई लैशेज़ जल्दी जल्दी पलक झपकती है ना, तो ये फास्ट है बट कॉन्ट्रैक्शन टाइम शॉर्ट है। वही अगर हम अपने हाथ को क्लिंच, अगर हम मुट्ठी को बंद रखें तो हम कितनी देर तक कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो एक ही पोजिशन में कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्टेड है, बहुत देर तक। क्यों, मायोग्लोबिन की वजह से। रेड मसल्स। अब हम देखेंगे मसल, अब हमने मसल सिस्टम देख लिया, हम स्केलेटल सिस्टम देखेंगे, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं और वो कहाँ कहाँ पर है, कितनी कितनी है, कैसे कैसे है। आ जाओ, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स, ठीक है। बोन्स का बना हुआ है, कितनी बोन्स है टोटल, 206 बोन्स है और कुछ कार्टिलेजेस भी हैं, ठीक है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है एक्सियल और एक होता है एपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो बेस लाइन पे है, जो बेसिक बॉडी फ्रेमवर्क बना रहा है वो एक्सियल है, उसके साथ जो जुड़ रहा है वो एपेंडिकुलर है, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटल देखेंगे, तो एक्सियल स्केलेटल बने कितने बोन्स है, 80 बोन्स है, 80 बोन्स, ठीक है। इंक्लूड्स बोन्स ऑफ हेड, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एंड स्टर्नम एंड रिब, दिस इज एक्सियल, ठीक है। अब देखो एक्सियल में क्या क्या आता है, जो एक्सिस पे है, हेड ऑफ बोन्स, टोटल कितनी बोन्स है, 29 बोन्स है, आपको याद नहीं करनी कितना, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है ये। स्कल कितने बोन्स का बना है, टोटल 22 बोन्स का बना हुआ है, कितने का, 22 बोन्स। फिर आता है क्रेनियल बोन्स कितनी है, 8, ठीक है। फेशियल बोन्स कितनी है, 14। तो स्कल जो है पूरा किससे बना है, फेशियल मतलब जो फेस वाला पार्ट है, प्लस क्रेनियल जो हेड वाला पार्ट है, तो क्रेनियल है 8 और फेशियल है 4, फेशियल है 14। क्रेनियल 8 कौन कौन सी है, देखो 2 तो पैराइटल है, 2 टेम्पोरल है, 4 हो गई। एक फ्रंटल है आगे वाली, एक ऑस्पिटल है कान के पास वाली, एक स्फिनॉइड है और एक एथेमॉइड है। 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक फ्रंटल आगे, एक हॉस्पिटल कान की तरफ और एक स्फिनॉइड और एक एथेमॉइड। उसके बाद फेशियल बोन्स है, इसमें आती है नेजल बोन्स 2 नाक वाली, मैक्सिला 2 नाक के बगल में जो गाल वाली है,
ठीक है। फिर जाइगोमेटिक 2, लेक्राइमल्स आँख के पास वाली जो है 2, पैलेटाइन अंदर 2, इंफीरियर नेजल अंदर की तरफ नाक वाली 2, मैंडिबल देखो जॉ जो हिलता है कितना 1, और वॉमर बोन 1, टोटल कितनी जाती हैं ये 14 बोन जाती हैं। इसके बाद स्केल, अब जो स्कल जो है आर्टिकुलेट करता है, अब स्कल हमारे बॉडी पार्ट से कैसे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वर्टिब्रा से, क्या कहते हैं उसको, एटलस कहते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कितने ऑसिपिटल कॉन्डाइल, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल, तो ह्यूमन, तो इसलिए ह्यूमन स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक, कॉन्डाइल मतलब हुक होता है, तो 2 हुक्स के थ्रू जुड़ा है, इसलिए कैसा होता है, 2 हुक वाला, डाइकॉन्डाइलिक बोला जाता है। कौन से वर्टिब्रा से, फर्स्ट वर्टिब्रा से, नाम क्या वर्टिब्रा का, एटलस, सेकंड का भी नाम याद कर लो, एक्सिस। जब मैं एमबीबीएस में था, जब मैंने अपना फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया था, तो प्रॉफ एग्जाम दिया था, फाइनल एग्जाम एनाटॉमी का, मुझसे पूछा गया था कि एटलस को एटलस क्यों कहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोग कि एटलस को एटलस क्यों कहते हैं, जब मुझसे एम्स दिल्ली के प्रोफेसर ने पूछा था। हायोइड बोन, ठीक है, और ईयर ऑसिकल्स। तो जो हायोइड बोन है वो एक यू शेप्ड बोन है जो बकल कैविटी के नीचे है। ये हमारी बकल कैविटी है, देखो नीचे हाथ डालो अपनी नेक के ऊपर, ये जो है ना टो, क्या कहते हैं इसको, चिन, टो तो नीचे होती है, सॉरी, चिन के नीचे जो पल्पी सा पार्ट है, इसके नीचे एक बोन है, इसको क्या कहते हैं, हायोइड बोन। यू शेप बोन है, घोड़े की नाल जैसी, ऐसी, ठीक है। उसके अलावा 3 ईयर ऑसिकल्स भी है, कौन कौन से, मेलियस, इनकस, टेपिस, पर ये 3 नहीं है 6 हैं, क्यों, क्योंकि 3 तो एक तरफ है, टोटल कितने ईयर ऑसिकल्स हो गए, 6। स्मॉलेस्ट बोन कौन है, ईयर ऑसिकल्स, उनमें से भी कौन से, स्टेपीज। अब आ जाओ वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम कितनी है, 26 वर्टिब्रा, कितनी वर्टिब्रा है टोटल, 26 वर्टिब्रा है, ठीक है। जिसमें सर्वाइकल कितनी है, 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, ठीक है। सैक्रल वर्टिब्रा जो है 1 है, जो फ्यूज्ड है 5 वर्टिब्रा का, ठीक है, वो तुम्हें मत याद रखो। कोकेजियल भी कितनी है, 1 है, फ्यूज्ड है 4 वर्टिब्रा का, वो तुम छोड़ो। तो वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, तो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसमें एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, इसको क्या कहा जाता है, न्यूरल कैनाल कहा जाता है, इसके अंदर से क्या गुजरती है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है, 7 है सारे मैमल्स में। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स मस्कुलेचर टू द बैक। तो रिब्स जो आई की तरफ, स्टर्नम जो रिब्स है हमारी, वो पीछे की तरफ कहाँ, किससे जाके लगी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जाके जुड़ी होती है, ठीक है। अब आ जाओ आई की तरफ, आई की तरफ एक बोन है, बिल्कुल स्ट्रेट में जो बोन है, अगर आप देखो अभी गले के पास एक गड्ढा सा बनता है नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है, नॉच जो बनता है, ये एक बोन है, फ्लैट बोन है, स्ट्रेट बोन है, इसे क्या कहा जाता है, स्टर्नम कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम कहा जाता है। फ्लैट बोन है, वर्टिब्रल मिड लाइन एक्सिस पे, थोरैसिक में है, ये वाली बोन, दिस इज स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम्स हैं। और अब ये है रिब्स, ये सब क्या है, ये सब रिब्स हैं, ठीक है, ये सब रिब्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है रिब्स, और ये क्या है, स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, ठीक है। आओ देखो, स्टर्नम सिर्फ एक ही बोन है, 3 पार्ट होते हैं, वो तुम्हें आगे चल के पढ़ना है, बस इतना याद रखो, स्टर्नम एक बोन है। अब आ जाओ रिब्स, रिब्स की बात खासियत, रिब्स कितनी है हमारे पास, 12 पेयर्स, मतलब 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, टोटल कितनी हुई, 24, में कितने याद रखना है, 12 पेयर्स। अब 12 का भी डिवीजन है, कैसे, 7, 3, 2, 7 को कहा जाता है ट्रू रिब्स, 3 को कहा जाता है फॉल्स रिब्स, और 2 को कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स कितनी है, 7 पेयर, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली किससे अटैच है, थोरैक्स से अटैच है, इनका अपना अपना अटैचमेंट साइट है, ठीक है, ये रही 6, ये गई 7, इनका अपना अपना अटैचमेंट साइट है, ठीक है। टू द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, और स्टर्नम पे ये जुड़ी हुई है, इनकी अपनी अपनी अटैचमेंट साइट है, तो इन्हें किससे जुड़ती है, हाइलिन कार्टिलेज से, तो इन्हें क्या कहा जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल, याद रखना इसको, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, पीछे वर्टिब्रा आगे स्टर्नम, तो वर्टिब्रो स्टर्नल। उसके बाद आती है 3 रिब्स, इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब्स, या फिर इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। कॉन्ड्रल क्यों कहा जाता है, रिब नंबर 8, 9 और 10 जो है, इनकी अपनी अटैचमेंट साइट नहीं है, ये जाके 7वीं रिब से जुड़ जाती हैं, ये देखो जुड़ गई 7वीं रिब से, हाँ, तो ये जाके किससे जुड़ती है, 7वीं से, तो इसलिए इनको कहा जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रियम बोन से जाके जुड़ रही है, स्टर्नम से जुड़ती तो स्टर्नल बोला गया, तो स्टर्नम से तो जुड़ती ही नहीं है ये, इसलिए कॉन्ड्रम, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स,
They do not articulate directly with the sternum but join to the seventh rib with the help of which cartilage? Cartilage common जो ऊपर थी, हाइलिन कार्टिलेज. कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज. कौन सी कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज. उसके बाद आता है फ्लोटिंग रिब्स. दो रिब्स है फ्लोटिंग. अब मैं तुम्हें फ्लोटिंग दिखा दूँ पहले. कहाँ है वो दोनों? ये दिख रही है, ये रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12. ये पीछे की तरफ तो जुड़ी है बट ठीक है, बट वेंट्रली नो कनेक्शन, नो, कहीं नहीं जुड़ी है, बस ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है. दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स. Each rib has two articulating surface on its dorsal end and hence called bicephalic. रिब्स को कैसे कहा जाता है? बाइसेफेलिक. क्यों? डॉर्सल पीछे की तरफ कितने आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं? 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैं, दो. सो बाइसेफेलिक. वहाँ पे कितने कॉन्डाइल थे? 2. तो कैसे कहा था? डाइकॉन्डाइलिक. ठीक है. अब आ जाओ एपेंडिकुलर स्केलेटन पे. ये हमने एक्सियल देख लिया. अब देखो एपेंडिकुलर, जो साइड में जो लटके हुए हैं हाथ और पैर, ये कहलाते हैं एपेंडिकुलर. तो बहुत सिंपल है. टोटल 126 बोन है. अब 126 बोन कैसे? सबसे बड़ी बात कि मैं आपको ऐसा समझाऊंगा 126 बोन कैसे हैं. तो देखो बहुत सिंपल है. फोर लिम्ब का मतलब हाथ. हाथ में है 60 बोन. ठीक है. तो पैर में भी 60 होंगी. कितनी होगी? 120. और 6 कहाँ पर है? हिप बोन. 3 एक तरफ, 3 एक तरफ. जो बन गया ना, हिप ऐसे तो बनता है ना, ऐसे बनता है ना. हाँ, तो कितनी होगी? 120, 60, 120, 60, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब और हिप. टोटल कितनी होगी ये? 126. ठीक है. तो चलो इन 126 बोन्स के बारे में देख लेते हैं. तो पहली 30 एक तरफ, दूसरी 30 एक तरफ. हाथों में शुरू होता है कहाँ से? ह्यूमरस. सबसे बड़ी ये जो पहली वाली है, दिस इज ह्यूमरस, आर्म की जो है. फिर इसके बाद आती है 2, एक रेडियस, दूसरी अल्ना. ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना. फिर आते हैं कार्पल्स. याद रखना, रिस्ट बोन कहा जाता है. कितने हैं? 8. कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स 5, फेलेंजिस 14. याद रखना इसको. ठीक है. अब आ जाओ, अब इंटू 2 कर लेना इसको. तो पैर हाथ की हो गई. अब पैरों की आ जाओ. ह्यूमरस के पैरेलल यहाँ पर है फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन भी कहा जाता है. फिर एक नी कैप होता है, पटेला. दिस इज द नी कैप. पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था. तो अगर हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आई है तो इसमें कहीं पर कुछ कम हुई होगी. बिल्कुल सही. तो देखो, पटेला, टीबिया फिबुला पैरेलल टू रेडियस अल्ना, टार्सल्स 7. वहाँ पे कितने थे? कार्पल्स 7. वहाँ पे कार्पल्स कितने थे? 8 थे. ध्यान से देखो. यहाँ पर टार्सल्स कितने हैं? 7 है. मेटाकार्पल्स वहाँ पर भी कितने थे? 5. मेटाटार्सल्स यहाँ पर भी 5. फेलेंजेस वहाँ भी 14, यहाँ भी 14. तो जो एक बोन थी इसमें ऐड हुई है एक्स्ट्रा, पटेला, उसको किससे वो किया गया है? टार्सल्स ने उसको मैनेज कर दिया. तो कितनी होगी टोटल? 60 हो गई. अब आ जाओ पेक्टोरल गर्डल पे. 60, 60, 30, 30, 60, 120 हड्डियाँ देख ली हम लोगों ने अभी तक. अब हम आएंगे आखिरी 6 हड्डियों पे. आओ. तो ये है पेक्टोरल गर्डल. ठीक है. पेक्टोरल गर्डल कौन कौन सी? देखो, क्लेविकल और स्कैपुला. क्लेविकल ब्यूटी बोन कहा जाता है इसको. ठीक है. और कैसी बोन है ये ओनली लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी की, जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है बॉडी में. हॉरिजॉन्टली जो ब्यूटी बोन जो होती है, नेक वाली, नेक बोन है ना. ये जैसे ये चेहरा होता है तो यहाँ से लड़कियों की हड्डी, जो लड़कियाँ बिल्कुल भी वो होती हैं कुपोषित, उनकी जो बोन दिखती है, क्लेविकल कहते हैं. इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, पर दिखती तो योनी में है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही वेल न्यूट्रिशन्ड होते हैं. स्कैपुला इज द लार्जेस्ट ट्रायंगुलर बोन. उसके बाद जब हम ऐसे हाथ पीछे की तरफ करते हैं तो एक हड्डी से निकलती है, एक बोन से निकलती है ट्रायंगुलर शेप की. दैट बोन इज स्कैपुला. स्कैपुला वही बोन है जिससे कौन जाके जुड़ेगा? ह्यूमरस जाके जुड़ेगा. ठीक है. तो एक स्कैपुला और एक क्लेविकल, 2 इस तरफ 2 इस तरफ 4. तो कितनी होंगी टोटल? 124. अब बची है 2. ठीक है. हाँ, स्कैपुला होती कहाँ पे है ये याद रखना. 2nd and 7th रिब, 2nd to 7th रिब के लेवल पर ये होती है. इंपॉर्टेंट है. स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है. हाईली एलिवेटेड रिज होती है विच इज प्रोजेक्ट एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस, कहा जाता है एक्रोमियन. क्लेविकल जो होती है वो किससे आके जुड़ती है? एक्रोमियन कैविटी से. किससे जुड़ती है? एक्रोमियन. तो ये है स्कैपुला. मैं अगर बना के दिखाऊँ इसको, ये कुछ ऐसा बनता है. बनाना क्या है ये देखो, इसमें दे ही रखा है. ये दिख रही है तुम्हें ट्रायंगल सी बोन, ये है स्कैपुला. ऊपर से ये कौन जुड़ रही है इस पे? क्लेविकल.
जहाँ पे जुड़ रही है क्या है, एक्रोमियन। साइड से कौन जुड़ रही है इस पे, ह्यूमरस। ठीक है, इसकी कैविटी जो होती है ग्लिनॉइड वो तुम्हें याद नहीं रखनी है, तुम्हें बस ये रखो क्लेविकल किससे जुड़ती है, एक्रोमियन कैविटी से जुड़ती है। कहाँ पे, स्कैपुला पे। बिलो द एक्रोमियम इज अनदर कैविटी को ग्लिनॉइड कैविटी, ये हमने बताया। जिससे कौन जुड़ता है, ह्यूमरस जुड़ता है और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसके बाद आ जाओ पेल्विक गर्डल। अब नीचे की बोन, हिप बोन जो मैंने कहा था, फॉर्म्ड ऑफ 2 कॉक्सिक्स बोन, ईच कॉक्सिक्स बोन इज फॉर्म्ड ऑफ 3 बोन। कौन कौन सी, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। जब इलियम, ईशियम और प्यूबिस जुड़ी तो एक बोन बनी, और टोटल कितनी है, दोनों तरफ है तो कितनी होगी, 2, तो टोटल कितनी होगी, 126 हो गई। पर ये जो एक है ये खुद कितने से बनी है, 3 से बनी है। ठीक है, ये 3 से बनी है तो ये 1 कहलाई, ये 3 से बनी है तो ये 1 कहलाई। यानी क्या कहा गया, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस एक कैविटी है, मान लो ये है आपकी हिप बोन। ठीक है, ऐसी कुछ होती है जहाँ पे इलियम और ईशियम जुड़े, यहाँ पर बनी है कैविटी, और यहाँ से कौन जुड़ा, थाई बोन। तो क्या, कौन सी कैविटी है, कैविटी है एसिटेबुलम। जैसे ऊपर कैविटी थी ग्लिनॉइड जिससे ह्यूमरस जुड़ा था, वैसे नीचे कैविटी है कौन सी, एसिटेबुलम, जिससे कौन जुड़ेगा, जिससे जुड़ेगा आपका फीमर। थाई बोन आर्टिकुलेट्स 2 half of pelvic girdle meets ventrally to form pubic symphysis and fibrous cartilage। और यही आई की तरफ कैसे जुड़ती हैं 2 हाफ, क्या कहलाता है इसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट। आगे की तरफ जब ये आके मिलती हैं तो वो जॉइंट क्या कहलाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहलाता है। फ्रंट की तरफ जब आके जुड़ती हैं। अब जॉइंट्स के बारे में देख लो। जॉइंट्स आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। तो जॉइंट्स कुछ नहीं है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन बोन एंड बोन कार्टिलेज। 3 तरह के बोन्स हैं, तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं। फाइब्रस, याद रखना, फाइब्रस इमूवेबल, कोई नहीं होगा। सीमेंट का जोड़, फाइब्रस सीमेंट का जोड़, मूवमेंट होगी ही नहीं, बिल्कुल भी नो मूवमेंट। कहाँ पे होता है, सूचर में, स्कल्स में। स्कल जो है, याद है स्कल कितने बोन से बना था, 22 बोन से स्कल बना था, याद रखो। 22 और 14 से, 14 फेशियल 22 क्रेनियल। तो जो 22 क्रेनियल स्कल जो था 22 से बना था। क्रेनियल बोन्स जो थी, स्कल जो था, ठीक है, इसमें जो क्रेनियम जो था 8 बोन्स जो मिलकर बना हुआ था, वो किसके थ्रू जुड़ा हुआ था, सूचर्स के थ्रू। और जहाँ पे वर्ड आ जाए सूचर्स तो मतलब वो तो जॉइंट कैसा हो जाएगा, वो फाइब्रस, मतलब वहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब तो वरना तो हमारी खोपड़ी खुल गई होती है अभी तक। एक बार गिरे और पता चला कि पूरी खोपड़ी खुल गई, दिमाग बाहर। साइकिल से गिरे, सर में चोट लगी, दिमाग, खोपड़ी खुल गई, दिमाग बाहर। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि कौन सा जॉइंट है, फाइब्रस जॉइंट है। क्यों है, सूचर्स हैं, सूचरिंग हुई है प्रॉपर। सूचरिंग दिखता है, देखते हो बोन में, कभी आप स्कल देखना तो स्कल में ना बोन्स ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे। दिस इज कॉल्ड सूचरिंग, सिलाई की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट पे आ जाओ। कार्टिलेजिनस में थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है। ठीक है, दे आर जॉइंट टुगेदर बाय हेल्प ऑफ कार्टिलेज, जॉइंट्स बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा। अब जो हम कमर अपनी आगे पीछे इधर उधर कर लेते हैं, तो क्या हम बिल्कुल ही कर लेते हैं, क्या आप 360 डिग्री घूम सकते हो, नहीं। क्या आप नीचे से 360 डिग्री निकल सकते हो फिर वापस पीछे से ऊपर आ जाओ, नहीं। तो स्लाइट मूवमेंट है। ठीक है, तो वो कौन सी है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। फिर आता है साइनोवियल, अपनी मुट्ठी घुमाओ, कंप्लीट सर्कल घूम जाएगा, कंप्लीट सर्कल। तो कौन, साइनोवियल फ्लूइड्स है। क्यों है, जॉइंट्स, ये आपके पैरों में मूवमेंट होती है ना, टांग पूरी घूम जाती है, नी पूरी घूम जाती है, क्यों, क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है इनके अंदर। कौन सा जॉइंट है ये, साइनोवियल जॉइंट कहलाता है ये। ठीक है, अब देखो, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। इससे अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, सबसे प्रेफरेबल क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एग्जाम्पल, बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट का मतलब बिल्कुल सिंपल से याद रखो, शोल्डर और हिप, एक गड्ढा है और इसमें एक सॉकेट है, बॉल सॉकेट। फिर आता है हिंज, मतलब दरवाजे की तरह, आधा जिसमें मूवमेंट होगी। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, क्या एल्बो पूरी ही हो जाती है, नहीं, देखो दरवाजे की तरह स्ट्रेट होगी फिर एंगल, स्ट्रेट होगी फिर एंगल, और फैलेंजेस के बीच में। पिवट जॉइंट, जॉइंट बिटवीन एटलेस और एक्टिस, बहुत छोटी सी मूवमेंट होगी, वो कहलाता है पिवट जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के बीच में, और सैडल जॉइंट होता है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स के बीच में। इन्हें याद कर लेना, बॉल एंड सॉकेट होता है, शोल्डर और हिप सबसे आसान, हिंज नी एल्बो सबसे आसान, पिवट याद रख लेना, एटलेस एक्सिस एक ही जगह होता है पिवट, एटलेस एक्सिस, और उसके अलग ग्लेडलिंग होता है कार्पल्स में, और कार्पल्स मेटाकार्पल्स में सैडल होता है। इसके बाद लास्ट चीज, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहली बीमारी माइस्थीनिया ग्रेविस, क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें जो होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून का पता ही है, सेल्फ सेल्स को जो होती है बॉडी फौरन समझना शुरू कर देती है।
फैटिग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस। क्वेश्चन आएगा कि इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून। तो मैस्टीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून। मैस्टीनिया ग्रेविस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी याद रखना, बोथ आर ऑटो इम्यून। ठीक है, अगला आता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कुछ नहीं है, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है डिजनरेट होनी शुरू हो जाती है। जेनेटिक डिसऑर्डर है। टेटनी का मतलब क्या होता है, वही रैपिड मस्कुलर स्पाज्म, लो कैल्शियम की वजह से क्या बन जाता है, स्पाज्म बन जाता है। जॉइंट की अगर दिक्कत होगी उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। और अगर एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन डेंसिटी कम होने लगती है आफ्टर अ एज, और जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांसेस क्या हो जाते हैं, बूढ़े लोगों में बढ़ जाते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। उसके अलावा एक बीमारी है गाउट्स। गाउट्स कहाँ पे होता है, गाउट्स में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। क्या होता है गाउट्स में, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। ऑस्टियोपोरोसिस इज एज रिलेटेड, है ना, डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज रेट ऑफ फ्रैक्चर। टेटनी में क्या होता है, रैपिड मसल स्पाज्म बन जाए, लो कैल्शियम लेवल की वजह से होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, प्रोग्रेसिव। और मस्टीनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे सारी डिसीजेस कंप्लीट कर ली, हमने सारी बोन्स देख ली टोटल, हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म देख लिया, हमने टाइप ऑफ मूवमेंट्स देख ली, हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।